सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय खासा संजीदा है। विषय कतई नया नहीं है, पुराना, इतना पुराना है जिसको जिक्र करते हुए भी शर्मिंदगी आए। विषय इस देश के संदर्भ में है, जिस बात को लेकर है उसको लेकर तमाम लोगों के मन में टीस रहती है, दुख रहता है, पीड़ा रहती है, पर फिर भी समाधान कहीं निकलता नहीं है। विषय है इस देश की राष्ट्रभाषा के संदर्भ में। हम में से आधे से ज़्यादा लोग तो ये मान लेते हैं, अगर उनसे सवाल कर लिया जाए कि इस देश की राष्ट्रभाषा क्या है, लोग सहजता से ही जुबान पर ले आते हैं कि हमारे यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के इस अंतर से बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं। लेकिन इसकी बुनियाद में अगर जाएं तो इस देश में राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को स्थान दिलाने का संघर्ष तकरीबन 104 साल पुराना है। महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो 3 साल के भारत भ्रमण के बाद उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की थी कि इस देश का अपनी एक भाषा होनी चाहिए जो सबके जहन में हो। उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके तहत 1918 में सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम राजनेताओं ने समय समय पर हिंदी की उपादेयता को, उपयोगिता को महसूस करते हुए ये बात कही। लेकिन जब आज़ादी के बाद संविधान सभा में यह विषय आया तो इस विषय पर तमाम प्रकार की बहस के बाद अंतिम निर्णय जो हुआ वो ये हुआ कि हिंदी को राजभाषा के तौर पर मान्य किया गया। राजभाषा की भाषा के तौर पर भी हिंदी को अकेले जगह नहीं मिली। यह माना गया कि 15 साल के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी रखा जाए और 15 साल बाद हालात ऐसे हो जाएंगे कि अंग्रेजी को हिंदी पदच्युत कर देगी। लेकिन क्या 15 साल, आज 75 साल हो गए। सम्मान्य प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इन सब के बीच में भी हिंदी के संदर्भ में हमारी पहुंच कहां तक पहुंची है, ये एक विवाद का विषय है। ताज़ा तरीन मामला यह है कि देश के सम्मान्य गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात की जरूरत महसूस की कि समय आ गया है कि अब अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले ले। उनका यह बयान था कि फिर से तूफान खड़ा हो गया। अलग अलग स्तर पर, खास तौर पर दक्षिण भारत राज्यों में इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी, जिसने एक समय तक हिंदी की जबरदस्त पैरोकारी की है, उसने भी कहा कि अमित शाह सांस्कृतिक आतंकवाद थोपने का प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण भारत के तमाम राजनीतिक दल विरोध के स्वर बुलंद करने लगे हैं। एक कन्नड़ फिल्म स्टार ने तो बाकायदा यह ऐलान कर दिया कि हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा ही नहीं रही। तो कुल मिलाकर आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस देश में जिस भाषा को 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं, वो देश आज भी हिंदी को वह स्थान और सम्मान देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और अचरज की बात यह है कि हिंदी की प्रतिद्वंदता किसी तमिल, किसी कन्नड़, किसी मलयाली भाषा के साथ में नहीं, बल्कि उस अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में जिसे दास्ता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता था। जो हिंदी आज़ादी की दिलाने के संघर्ष की भाषा थी, वो महज सत्ता के राजकाज की भाषा बनकर क्यों सिमटा दी गई है, इस पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ संजीदा बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यथार्थ को व्यक्त करते हुए है। मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी के महान कथाकार हुए, उन्होंने ये विचार हमें दिया। उन्होंने ये कहा था कि कोई वाद जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। प्रेमचंद जी ने जो कहा था वो क्या हिंदी के ऊपर सटीक नहीं बैठता है? एक वहज सामान्य चर्चा के आधार पर जिसे स्वीकार हो जाना चाहिए था, वो विवाद के विषय में परिणत क्यों हो गया और समय गुजरने के साथ यह अपने लक्ष्य से इतना दूर क्यों होता जा रहा है, इस पर हम विचार करें। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विनीत पुनिया जी हैं, सचिव हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं, पूर्व प्रमुख सचिव हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के। हमारे साथ राहुल देव जी हैं, जो लगातार पिछले कई दशक से हिंदी को स्थान दिलाने के लिए अपने स्तर पर पहल करने में जुटे हुए हैं। हम सबके लिए बेहद सम्माननीय है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उन्हें आपके साथ परिचय कराएंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत राहुल देव जी से करते हैं। राहुल जी, तमाम लोगों का संघर्ष और आपका भी संघर्ष, फिर भी जहां खड़े हैं, कितना संतोष, कितना दुख या कितना आक्रोश आपके जहन में? और इसके साथ में सवाल ये कि आखिर कारण क्या है कि अंग्रेजी के लिए कालीन बिछाने के लिए तैयार हैं पर हिंदी के लिए टाटपट्टी भी देने के लिए तैयार नहीं है? ये सवाल। हिमांशु, ये मामला जटिल है, इतना सरल नहीं है इसका उत्तर देना, क्योंकि बहुत उलझा हुआ मामला है। भाषा हमें बहुत सरल चीज लगती है, लेकिन वो है नहीं दरअसल जी। और खासतौर पे भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा को लेकर कोई भी सीधी सादी सरल सपाट बात नहीं कही जा सकती। जी।
मुझे कोई आक्रोश नहीं है, दुख बेहद है, लेकिन मैं पहले तो यही स्पष्ट कर दूं कि मैं केवल हिंदी के लिए मेरा दुख या मेरा हृदय जो है वो उसके लिए नहीं धड़कता। दर्द वो भारत की सारी भाषाओं के लिए है। जी और अकेले हिंदी की बात करने से मैं बचता हूं और अपने सभी मित्रों से कहता हूं, आपसे भी ये कहूंगा कि हिंदी वालों को सिर्फ हिंदी 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 करने से बचना चाहिए। जी पूरा देश अगर हिंदी को स्वीकार कर ले और अपने सर पे बिठा ले तो भी हिंदी नहीं बचेगी, अगर बाकी सारी भारतीय भाषाएं नहीं एक साथ उसके साथ ही बढ़ेंगी नहीं। और अगर सबके ऊपर जो एक साझा संकट है सबके सामने, जी उसका साझा समाधान नहीं निकलेगा। जी इसलिए हिंदी को हमें दूसरी भाषाओं से अलग करके नहीं देखना चाहिए, पहली बात। जी और दूसरी बात ये कि ये जो विवाद है, और ये आपको याद होगा कि लगभग हर साल हिंदी को लेकर विवाद होता है, जी क्योंकि हिंदी को संविधान ने राजभाषा बनाया हुआ है, जैसा आपने खुद ही कहा। जी और चूंकि वो राजभाषा है, संघ की यानी केंद्र की राजभाषा है, इसलिए राजभाषा दिवस साल में एक बार आता है। राजभाषा मास, राजभाषा पखवाड़ा, राजभाषा सप्ताह और राजभाषा दिवस, ये जी सरकारी विभाग मंत्रालय मनाते हैं सारे देश में। जी और इसलिए हर बार विवाद होता है। गृह मंत्री को, भारत के हर गृह मंत्री को हिंदी के इन अवसरों पर हिंदी के पक्ष में बोलना पड़ता है, उसका मन हो या ना हो। चिदम्बरम साहब जब थे गृह मंत्री तब उनको भी बोलना पड़ा था, जी और वो संसद में भी बयान देते थे हिंदी के पक्ष में और भारतीय भाषाओं के पक्ष में। जी तो एक तो हमें ये समझना चाहिए कि अभी अमित शाह जी ने जो कहा है वो उन्होंने एक राजनेता के रूप में नहीं, भारत के गृह मंत्री के रूप में कहा है। जी और ये चीज हमारे जो लोग हमारे मित्र अंग्रेजी वाले या दक्षिण वाले जो इस पर आपत्तियां कर रहे हैं, वो इस बात को बहुत आराम से भूल जाते हैं कि हमारी संविधान ने भारत की राजभाषा बनाया है हिंदी को, ये हिंदी वालों ने कुछ नहीं बना दिया। जी तो इसलिए उनके ऊपर वो लगने लगते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि भाषा इतना जटिल मुद्दा है और इतना संवेदनशील मुद्दा है कि अच्छा हो कि इसमें नेता लोग न पढ़ा करें। लेकिन अब नेता तो पढ़ते ही हैं, अब इस बार अभिनेता भी आ गए हैं। जी तो सवाल ये है कि हिंदी सहज रूप से जो मुझे दिखता है वो बढ़ रही है, जी उस रूप में नहीं बढ़ रही जैसा हम चाहते हैं। हिंदी वालों के मन में, जैसे आपने कहा कि हिंदी वाले चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए, जी वो मौका 72 साल पहले निकल चुका है। इसलिए कम से कम मैं ये मानता हूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। उसकी चर्चा भी करने से कोई फायदा नहीं है, केवल विवाद खड़ा होगा और उससे हिंदी के खिलाफ दूसरी भाषाएं हो जाएंगी, जैसा कि हम होते हुए देख रहे हैं। अगर वो बन सकती राष्ट्रभाषा तो वो मेरे दो सवाल हैं आपसे राहुल जी, और आपसे स्पष्ट टिप्पणी की अपेक्षा के साथ। आपने कहा कि मैं हिंदी के संदर्भ में केवल बात करने से बचता हूं, बाकी भारतीय भाषाओं के संदर्भ में बात करता हूं। लेकिन मैं सीधी बात कर रहा हूं कि तमाम अन्य भाषा बोलने वाले लोग या जिनकी अन्य मातृभाषाएं इस देश की मिट्टी से उपजी हुई, उन्हें अंग्रेजी स्वीकार है, हिंदी अस्वीकार है। इसके संदर्भ में प्रखर पत्रकार राहुल देव जी का मन कुछ तो सोचता होगा, क्या हमने ऐसा किया जिसके चलते हिंदी को लेकर यह दुराग्रह मन में है, हिंदी को लेकर यह आशंका मन में है? हमारे पूर्वजों ने वो कौन सी भूलें की जिसके चलते वर्तमान भी आशंकित रहता है, आतंकित रहता है? देखिए, सारी अहिंदी जो हिंदी से इतर दूसरी भाषाएं हैं, उन सबका विरोध नहीं है हिंदी से। जी केवल दक्षिण के 2 या 3 राज्यों से, पहले तो तमिलनाडु से ही होता था, अब उसमें कर्नाटक का भी स्वर आने लगा है। जी केवल इन 2 राज्यों से ही प्रमुखतः हिंदी का विरोध होता है। जी उसका एक ऐतिहासिक कारण है, आपके पास, मैं नहीं जानता समय कितना है, मैं उसके इतिहास में जान सकता हूं और आपको बता इतना संक्षेप में कह दूं जी कि और ये हमें ध्यान रखें कि हम, गुजराती का कोई विरोध नहीं है हिंदी के लिए, जी मराठी का कोई विरोध नहीं है, पंजाबी का कोई नहीं है, उर्दू का कोई नहीं है, बांग्ला का भी उस तरह का नहीं है, ना उड़िया का है, तेलुगु का भी उस तरह से विरोध नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं विरोध होता, केवल कर्नाटक और मुख्यतः तमिलनाडु से विरोध होता है। मलयालम यानी केरल से भी हिंदी का विरोध नहीं होता, वहां पर लोग पढ़ते हैं, अभी भी वहां पढ़ाई जा रही है। मूल समस्या तमिलनाडु की है, और अब कुछ स्वर आए हैं जो उत्तर पूर्व में कुछ नए हिंदी विरोधी स्वर उभर रहे हैं, लेकिन वो वहां की एक तात्कालिक राजनीति के रूप में हम समझ सकते हैं।
जी तमिलनाडु का जो विरोध होता है, और ये बात आपने बहुत सही प्रश्न उठाया, यही बात मैं भी अपने सारे दूसरे मित्रों के सामने रखता हूं कि भाई अंग्रेजी जो हमारे देश की दासता की भाषा थी, जी जिसने हमारे देश पर औपनिवेशिक शासन किया और औपनिवेशिकता को आगे बढ़ाया, उस औपनिवेशिक प्रभाव को हम भूलकर, उसके उस औपनिवेशिक भूमिका को भूलकर आज हम उसको अपने सर पे बिठा रहे हैं। जी तो इसका क्या मतलब है? हमें अपने देश की भाषा से ये समस्या क्यों हो रही? जी लेकिन वो जो अंग्रेजी का जो मोह है, वो एक भाषा के साथ क्या है कि जिसको जो भाषा व्यवहारिक रूप से लाभप्रद होती है, मनुष्य संसार में सब जगह उसको सीख लेते हैं। जी अभी पूरे देश में लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि बच्चों को आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो अंग्रेजी अनिवार्य है। बिना अंग्रेजी के हम जीवन में ना तो अच्छी नौकरी पा सकते हैं, ना रोजगार कर सकते हैं। ये जो मानसिकता बनी है, इसने लोगों को बहुत बड़ी एक धकेल रही है ये अंग्रेजी की ओर। अंग्रेजी से कोई प्यार नहीं है उनको उसकी, अंग्रेजी लेकिन सफलता की गारंटी बन रही है कहीं ना कहीं। ये एक मानसिकता समाज के बीच में है। और मेरे साथ में विनीत पुनिया जी हैं। विनीत पुनिया जी, दुनिया पे दृष्टि डालें। 60 देश हैं दुनिया में जहाँ अंग्रेजी उनकी ऑफिशियल भाषा है। 29 देश हैं दुनिया में जहाँ फ्रेंच उनकी आधिकारिक भाषा है। जिस यूक्रेन रूस के जंग के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी रूस को अनिवार्यता पढ़ाए जाने और न पढ़ाए जाने के संदर्भ में विवाद रहा। पर इन तमाम देशों के संदर्भ में जो हम 60 या 29 देशों की बात कर रहे हैं, वो गुलामी के दौर से गुजरे और उसके तहत इसे अंगीकार किए हुए हैं। पर आपसे समझना ये चाहता हूँ, जिस पार्टी ने सर्वाधिक लंबे समय तक इस देश पर हुकूमत की, उसने अपने 55-60 साल के शासनकाल में ऐसा वातावरण तैयार क्यों नहीं किया कि जिनके स्तर पर ये जिम्मेदारी थी हिंदी के लिए माहौल बनाएंगे। संविधान के अनुच्छेद में कहा गया कि हम पूरे हिंदी को पूरे भारत में रिप्रेजेंट करने के लायक बनाएंगे। आप मानते हैं नाकाम रहे आप संविधान निर्माताओं की भावनाओं का सम्मान करने में कई बार चूके, इस मामले में भी चूके। क्या ये अपराध बोध आपके अंदर है आज कि वाकई हमें जो करके देना था हम नहीं दिए? नमस्कार जी सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो भाषा है, ये बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ। जी मुझे लगता है इको हो रही है बात वापस। नहीं, आपकी आवाज़ एकदम ठीक आ रही है विनीत जी। ओके। तो जो राहुल जी ने जो कहा, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ जी कि ये कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। और कोई भाषा अगर हम थोपने की कोशिश करेंगे तो भाषा का फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। जी और हिंदी भाषा स्वाभाविक रूप से ग्रो कर रही है, और स्वाभाविक रूप से उसने बहुत ही तेज, मैं कहूँगा कि सबसे आगे बढ़ी है। और हिंदी ने अपने अंदर सब शब्दों का समावेश किया है, सबको जोड़ा है। और हिंदी आज सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी बोली जाती है। जी जहां तक आपने बात कहा कि अपराध बोध की, जी मुझे लगता है कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने जब भी शासन किया, और शुरू से लेके आखिर तक, जी आज तक भी मैं कहूँगा, जी और मुझे लगता है कमोबेश सभी सरकारों ने, चाहे वो भाजपा की रही हो, जनता पार्टी की रही हो, या दूसरी सरकारें रही हो, सबने एक ही दिशा में एक ही तरह से काम किया कि हिंदी भाषा को दूसरी भाषाओं पर थोपा नहीं। जी और ये जान लीजिए कि जब जब थोपने की कोशिश होगी, तब तक उसका नुकसान होगा, तब तक रिएक्शन आएगा। जी और रिएक्शन अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये देश सबका देश है। ये देश सिर्फ हिंदी बोलने वालों का देश नहीं है, ये तमिल बोलने वालों का देश भी है, मलयाली बोलने वालों का देश भी है, सबका देश है। और इसमें सबका बराबर हक है। तो इसलिए इसको सिर्फ एक भाषा के एंगल से देखना, मुझे लगता है अच्छी चीज नहीं है। मैं थोड़ा विनीत जी आपको रोकना चाहूंगा। ऐतराज इस बात में नहीं है कि आप तमिल क्यों बोल रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी नहीं है कि कन्नड़ में बातचीत क्यों होती है। इस बात पर भी कोई पीड़ा नहीं है कि मराठी लोग क्यों बात करते हैं। सवाल इस संदर्भ में है कि आखिर हिंदी के विकल्प के तौर पर अंग्रेजी को इतनी मान्यता क्यों दी जाती है। क्यों यह प्रावधान किया गया है कि दो राज्यों के बीच में संवाद की जो भाषा रहेगी वो अंग्रेजी रहेगी। ये सवाल है। क्या इसके संदर्भ आपको नहीं लगता है जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय समय रहते दिया जाना चाहिए था वो आपने नहीं दिया?
राहुल जी स्वयं इस कार्यक्रम में बता रहे हैं कि कुल जमा 2 राज्यों की बात थी, मूलतः तमिलनाडु की थी, बाकी थोड़ी बहुत आवाज कन्नड़ से थी। एक राज्य को राजी कर पाने में भी नाकाम रहे हम लोग। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक ही बात पे मैं लेके जाना चाहता हूं जी कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब हम आजादी मिली, और आजादी के तुरंत बाद जब ये हिंदी हिंदी को लेके और भाषाओं के मामले पे कई बार दंगे भी हुए। आपको, मैं हिंदी को लेकर दंगे नहीं हुए, लेकिन भाषाई मुद्दों को लेकर जी दंगे हुए। लेकिन त्रिभाषा जो फॉर्मूला दिया गया, और उसके बाद कोई दंगा देश ने नहीं देखा। जी और आज सभी प्रदेशों में स्वाभाविक रूप से हिंदी आगे बढ़ रही है। जहां तक मैं आपको भाषा की बात करता हूं कि आज अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है, आई एम वेरी श्योर कि आप पता करेंगे तो आपको बड़े हैरान करने वाले आंकड़े मिलेंगे कि जो 10वीं और 12वीं जो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, उसमें कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश ले रहे हैं, कितने हिंदी ले रहे हैं, और कितने फ्रेंच ले रहे हैं, कितने जी जर्मन ले रहे हैं। जी तो क्या, मुझे लगता है कि हमें ना भाषाओं को बहुत ही संकीर्ण तरीके से नहीं देखना चाहिए। हमें भाषाओं को स्वाभाविक रूप से जो उनकी जो जैसे बढ़ती है वैसे बढ़ने देना चाहिए, और हर चीज में राजनीति नहीं जब होनी हमसे चाहिए। कुछ ना हो पाए तो जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। कमोबेश विनीत पुनिया जी ऐसी दलील दे रहे हैं। मैं सवाल के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं प्रोफेसर प्रशांत त्रिपाठी जी के पास, लेकिन उससे पहले राहुल देव जी से एक टिप्पणी चाहता हूं। इस देश में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, क्या कहीं ना कहीं आप इसको भी जिम्मेदार मानते हैं राहुल जी? हिंदी के संदर्भ में जो महात्मा गांधी का कहा हुआ अमल में नहीं ला पाया, उन्होंने 1918 में चाहा था कि हिंदुस्तानी इस देश की राष्ट्रीय भाषा बने। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन ने राह को और मुश्किल कर दिया। इस पर एक आपकी टिप्पणी चाहिए थी। देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात कांग्रेस ने लगभग 1920-21 में ही स्वीकार की थी। जी ये कोई 1950 और 55 के बाद 56 में ही नहीं हुआ। जी विचार के तौर पर ये कांग्रेस स्वीकार कर चुकी थी, और गांधी जी के रहते हुए स्वीकार किया गया था। तो वो, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल उचित आधार था, आज भी उचित आधार है। और इसके कारण अभी बहुत से ये राज्य भाषा के आधार पे बने। इसके कारण भाषा की वो लड़ाइयाँ, जो हिंसक लड़ाइयाँ भी हुई, वो रुकी हैं। अब 2 राज्यों में एक दूसरे की भाषा को लेकर कोई इस पे लड़ाई नहीं होती, कोई उस तरह के हिंसक आंदोलन नहीं होते, आत्मदाह नहीं होते। भाषा के सवाल पर आत्मदाह किया है लोगों ने। जी और आपको ध्यान होगा कि जब 1965 में जब हिंदी को पूरी तरह स्थापित करके और अंग्रेजी को पूरी तरह हटाने का समय आया संविधान की समय सीमा के अनुसार, तो उस समय तमिलनाडु में इतना उग्र आंदोलन हुआ था कि उसमें 4 या 5 लोगों ने आत्मदाह किया था, और कई ज्यादा और लोगों की जानें गई थी, पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, बहुत उपद्रव हुआ था। उस कारण देश की एकता के लिए इसको स्वीकार कर दिया गया कि जब तक कोई भी एक राज्य अंग्रेजी को स्वीकार करेगा और हिंदी को अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी। वो एक मजबूरी थी देश को एक रखने की। उस समय जो चुनौती थी देश के सामने, देश नया नया आजाद हुआ था, देश के सामने दूसरी तरह की बहुत चुनौतियां थी, एक बने रहने की, सुदृढ़ होने की। उस समय भाषा के आधार पर देश में आग लग जाए, इससे बचना चाहती थी, इससे बचना चाहते थे, जिसका उल्लेख राहुल देव जी कर रहे हैं। वो सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ था, और उसमें केवल भाषा का सवाल ही नहीं जल गया था, कांग्रेस भी जल गई थी। कांग्रेस उसके बाद तमिलनाडु में खड़ी नहीं हो सकी, अगर हुई भी तो किसी की बैसाखी के सहारे ही खड़ी हुई। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन मैं प्रशांत त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहता हूँ और जानना ये चाहता हूँ कि हम राष्ट्रीय भाषा के तौर पर तो हिंदी को स्थान दिला ही नहीं सके, सामाजिक जीवन में सफलता का भी आधार हिंदी है, इसके संदर्भ में भी कहीं ना कहीं पिछड़ गए। जिसमें भी थोड़ा सामर्थ्य है उसे लगता है कि अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ने से ही भविष्य सुरक्षित रह पाता है। हिंदी के इस दारिद्र्य पर, हिंदी की इस दीनता पर आपका कोई नजरिया है? क्यों ऐसा लोगों के बीच में स्थापित हुआ? कहां चूक गए हम 75 साल में? जापान अपनी भाषा के साथ में तरक्की करा ले रहा है, फ्रांस खासतौर पर सुनिश्चित करता है कि अंग्रेजी उपयोग में ना लाए, फ्रेंच के साथ में अपने आप को सर्वाइव करा ले रहा है। लेकिन हिंदुस्तान 75 साल बाद क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में, हिंदी के संदर्भ में तमाम दावों के बावजूद भी सफलता की गारंटी के तौर पर अंग्रेजी को ही स्थापित कर पाए। ये 75 साल का सत्य है। आपकी टिप्पणी? इसमें
हिमांशु जी, एक बात से तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू, जी और ये बेसिकली आप इसको खाली भाषा के झगड़े पे नहीं रख सकते हो। जी ये हमारी जो जनतांत्रिक प्रणाली थी उसको लागू करने का हमने जो प्रयास किया उसमें जो हमारा फेल्योर था, जी ये उसी का एक एस्पेक्ट है। जी ऐसा नहीं कि भाषा के साथ है, हमने अपने प्रशासन की प्रणाली कैसी बनाई वो भी तो हम इंडिजिनस नहीं बना पाए, हम जी अपनी जुडिशियरी वो भी तो इंडिजिनस नहीं बना पाए, हम अपना एजुकेशन सिस्टम वो भी तो इंडिजिनस नहीं बना पाए, हमारी प्लानिंग वो भी तो हम इंडिजिनस नहीं बना पाए। जी तो एक जो अंग्रेजों ने किया था कि एक इलीट का शासन था और उसके लिए कुछ लक्षण थे, उसको अंग्रेजी आनी चाहिए और उसको निश्चित रूप से वो एक इलीट की भाषा थी। तो जो रियल सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए था हमारे देश का वो तो हुआ नहीं। तो वो जो इलीट जो इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं था, जो इंग्लिश में सोच भी रहा था, देखिए भाषा को जब बात करें तो एक बात हमारे दिमाग में साफ होनी चाहिए कि जी हम इसको एक व्याकरणीय संरचना की तरह देख रहे हैं, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, या ये एक कोई सांस्कृतिक उपकरण है, संस्कृति का वाहक है। ये दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं भाषा के। जी आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो उस पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की तरह बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आप बहुत सी चीजों को ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, उसके साथ एक थॉट प्रोसेस होता है, एक उसके साथ विरासत होती है। जब हमारा उस विरासत पर विश्वास नहीं है और जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास आज भी सत्ता है, उनको उस विरासत से खतरा होता है। जनता के हाथ में ताकत देने का मतलब है जिनके पास सत्ता है उनके पास सत्ता छीन होगी, और उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल दिए जाएं कि जो सामान्य आदमी है या जो नीचे का आदमी है वो ऊपर पहुंचने की हिम्मत ही न कर सके, तब आप ये कहने लगते हो कि भाषा का दारिद्र्य है। जी लेकिन आप विश्वास मानो, इस सब के बावजूद एक एक अंतर हम यहाँ पर और कहेंगे, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर भी कर लिया जाए। जी राजभाषा है कि नहीं है, लेकिन आप विश्वास मानो हिंदी की उतनी बुरी दशा नहीं है, राष्ट्रभाषा बनने की तरफ तो ये बढ़ ही रही। आप सेंसस की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, बोलने वालों का प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। जी हम लोग जैसे जो पढ़ाते हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज के, आप विश्वास मानो कि उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन लोगों का, कि इतना ज्यादा लिटरेचर आज की तारीख में हिंदी में अवेलेबल है कि अगर हम आज की कोई समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर किताब लिखते हैं तो आप ये छोड़ दीजिए कि उत्तर प्रदेश बिहार में उसको पढ़ा जाता है, जी उसको गुजरात में भी पढ़ा जाता है, महाराष्ट्र में भी पढ़ा जाता है, झारखंड में भी पढ़ा जाता है, उसको छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा जाता है। ये जो आधार हिंदी ने अपना तैयार किया है, इसके सहारे हिंदी निश्चित रूप से मजबूत हुई है। कमजोरियां भी हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो व्यूअरशिप है, आप डेटा उठा के देखो ना कि अगर आप 10 चैनल लोगे तो उसमें 5 हिंदी का होगा। हिंदी अखबारों के आप रीडरशिप देखो ना, किसी को अगर पैन इंडियन पॉलिटिक्स करनी है तो उसको हिंदी तो सीखनी पड़ेगी ना। बाकी तो सब राजनीति की बातें हैं, और राजनीति में होता है, देखिए एक फार्मूला होता है, जी वी एंड दे, हम और वो, इसके बिना राजनीति नहीं हो सकती। अगर रूस ये नहीं समझा सकता है अपने लोगों को कि उनको यूरोप से खतरा है, अगर यूरोप नहीं समझा सकता है कि उनको रूस से खतरा है, अगर पाकिस्तान नहीं समझा सकता है कि उनके लोगों को भारत से खतरा है, तो एक किस्म के वी एंड दे की फीलिंग पैदा करके ही तो आप वोट बैंक बनाते हो। तो वो एक अपनी जगह पर एस्पेक्ट है, लेकिन ये तय बात है कि ये मसला खाली भाषा और हिंदी के विरोध का नहीं। आपका जो मूल प्रश्न था कि इंग्लिश को हम क्यों नहीं हटा पाए, इसका कारण कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भाषाई आंदोलन, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। जी वो एक ग्रैंड प्लान है कि हमको आपको वहां तक नहीं पहुंचने देना है जहां पर पहुंचकर आप हमारे लिए दिक्कत पैदा करने लगो। सिंपल। तो प्रशांत जी का कहना है, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदी के संदर्भ में इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया गया। जो हिंदी के विस्तार के संदर्भ में, उसके संदर्भ में भी मेरे पास कुछ तथ्य हैं। 1971 में इस देश की आबादी में 37% लोग हिंदी बोलने वाले थे, और 2011 के संदर्भ में ये आंकड़ा 43% में पहुंचा हुआ है। तो भले ही सरकारी स्तर पर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा ना मिला हो, पर जनता के बीच में हिंदी के विस्तार के संदर्भ में, जैसा राहुल जी कह रहे हैं या प्रोफेसर प्रशांत त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तो वो विस्तार तो हिंदी के संदर्भ में साफ आंकड़ों की शक्ल में जाहिर हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो काम सरकारों को करना चाहिए था उन्होंने क्यों नहीं किया। अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह आज ये बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अंग्रेजी को हिंदी के द्वारा पदच्युत कर देना चाहिए, तो इसके संदर्भ में देवेंद्र वर्मा जी, आपके पास रुख करना चाहता हूं। जिस 1963-65 का जिक्र राहुल जी कर रहे थे,
लाल बहादुर शास्त्री जैसे दमदार प्रधानमंत्री को भी अपने बड़े हुए कदम वापस लेने पड़े थे। पर उन कदमों में दो विषयों के संदर्भ में आपसे टिप्पणी चाहिए कि ऐसी क्या बाध्यता रही। राज्य अपनी स्तर पर जो भाषा चाहे उसका इस्तेमाल करे, ये स्वतंत्रता थी, तो भी राज्य और केंद्र के संवाद के लिए अंग्रेजी का होना अनिवार्य क्यों किया गया, एक सवाल। और केंद्रीय स्तर पर अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखने के पीछे कौन सी व्यवस्था रही, इसके संदर्भ में पहलू की बात करेंगे। यह पहलू जो समझना चाहता हूं वो मुंशी अयंगर समझौते की रोशनी में समझना चाहता हूं, जिसे हाफ हार्टेड फॉर्मूला कहते हैं, कि आधे अधूरे मन से इस समझौते को स्वीकार किया था कि 15 साल के लिए अंग्रेजी को रखते हैं, 75 साल बाद भी बनी हुई है। आपकी दृष्टि और आपकी जानकारी। देखिए, संविधान सभा में जी जब राष्ट्रभाषा के ऊपर बहस चल रही थी जी तो ऑलमोस्ट ये तय था कि राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकार किया जाता, लेकिन उस समय जो संविधान सभा में जो अंग्रेज परस्त सदस्य थे जी उनको ये नागवार गुजर रहा था, क्योंकि वो अपनी अंग्रेजी के वजह से अपना महत्व बनाए रखना चाहते थे। एक वो एलिट क्लास थी और उसकी वजह से एक ये पास हुआ संविधान सभा में कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा राजभाषा के रूप में रहेगी, राष्ट्रभाषा के रूप में तो नहीं लेकिन राजभाषा के रूप में रहेगी जी। और जब 15 वर्ष के पश्चात भी 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में के द्वारा इस 15 वर्ष की अवधि को वो खत्म करते हुए अंग्रेजी को भी साथ साथ में राजभाषा के रूप में जी ये उसका महत्ता दे दी गई। तो ये जो 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में जो के द्वारा जो अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी को महत्व दिया गया, उसकी वजह से हिंदी का प्रचार प्रसार में निश्चित तौर पर अवरोध उत्पन्न हुआ। यदि ऐसा नहीं होता तो संभवतः हिंदी, यदि उस समय ये तो होना ये चाहिए था कि हिंदी के साथ साथ में जिस राज्य की जो भाषा है, जो कि जैसा कि संविधान में प्रोविजन भी है कि वो प्रत्येक राज्य अपनी राज्य की राजभाषा जो वहाँ की जनता ज्यादा बोलती हो उसको राजभाषा के रूप में उपयोग कर सकते हैं और राजभाषा के रूप में प्रयुक्त भी कर सकते हैं, उनके चाहे पार्लियामेंट उनकी लेजिस्लेचर में राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात और दूसरे करस्पॉन्डेंस में भी। लेकिन जो ये अंग्रेजी भाषा को निरंतरता में जो जारी रख दिया गया उसकी वजह से वो स्थिति नहीं आ पाई हिंदी की, जो केवल ऑटोमेटिकली जो होता गया वो ठीक है कि 37% से 43% हो गया, लेकिन 75 वर्षों के बाद भी हिंदी अपना वो स्थान नहीं रख सकी जो कि वास्तव में इसको प्राप्त करना चाहिए था। अब आप संविधान के यदि आर्टिकल 343, 344, 351 देखेंगे तो उसमें संविधान सभा की निश्चित तौर पर यह मंशा थी कि धीरे धीरे हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा को हिंदी से रिप्लेस किया जाए। इसके लिए उन्होंने राजभाषा आयोग बनाया। राजभाषा आयोग बनाने का भी प्रावधान ये इसलिए किया था कि जो दूसरी स्टेट्स की लैंग्वेज है, भारत की जो दूसरी लैंग्वेजेस है, उनके जो शब्द हैं उनको भी हिंदी भाषा में सम्मिलित किया जाए, हिंदी को और लोकल लैंग्वेज के द्वारा समृद्ध किया जाए और उसको और ग्राह्य बनाया जाए ताकि जनता हिंदी भाषा को, हिंदी नहीं हिंदुस्तानी भाषा होगी, उसको स्वीकार कर सके। लेकिन राजभाषा आयोग ने भी ऐसा कोई काम किया हो जिसकी वजह से दूसरे राज्यों की भाषा को हिंदी में समाहित किया हो, ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही जो इसका राज्यों की जो त्रिस्तरीय फार्मूला जैसा कि पूनिया जी कह रहे थे जी, तो त्रिभाषा फार्मूले में भी हिंदी भाषी राज्यों ने तो हिंदी वहां पर अनिवार्य की, हिंदी एक ऑप्शनल लैंग्वेज को रखा, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों से उतना सपोर्ट नहीं मिला कि वो भी कोई तमिल को अपनी लैंग्वेज बनाते, सेकंड लैंग्वेज, या बंगाली को बनाते, या पंजाबी को, गुरमुखी को बनाते, ऐसा कोई रेसिप्रोकल नहीं हुआ। तो धीरे धीरे जितना प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में तो निश्चित तौर पर वो सारे प्रावधान किए गए हैं जिसकी वजह से हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेती, लेकिन राजनेताओं की या राजनीति, एक्चुअली ये एक राजनीति का विषय हो गया कि किस प्रकार से संतुष्ट किया जाए पब्लिक को या देश को। और जो ये जो सारा आंदोलन भी है, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार हैदराबाद गया, हैदराबाद या किसी भी राज्य के ग्रामीण इलाकों में आप देख लें, वहां ना कोई हिंदी समझता है ना कोई अंग्रेजी समझता है, वहां की लोकल लैंग्वेज ही समझते हैं, चाहे आप केरल में चले जाए। और लेकिन ये जो आंदोलन है वो हिंदी के विरोध में हुआ, वहां तो हिंदी समझते भी नहीं है।
तो हिंदी का विरोध, हिंदी केवल एक एलिट क्लास की, वहां पर जो अंग्रेजी जो है केवल एलिट क्लास की भाषा है, और इसलिए अंग्रेजी के समर्थन में, ताकि जो डाउन प्रोडक्ट जनता है वो ऊपर नहीं उठ सके। जैसा कि लोहिया कहा करते थे कि ये एक एलिट क्लास की भाषा है और ये सामान्य जनता की भाषा नहीं है। तो ऐसा कोई बहुत प्रयास ऐसा नहीं किया गया जिसकी वजह से कि हिंदी को ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिसमें हिंदी के संदर्भ में कोई स्थान मिल पाता। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता रामविलास शर्मा जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं। रामविलास जी, भाजपा के संदर्भ में उम्मीदें रही हैं और अनुभव रहा, जो कोई नहीं कर सका वो आपकी ये सरकार कर देती है। धारा 370 के संदर्भ में आप बताते ही हैं, 3 तलाक के संदर्भ में भी आप बताते ही हैं, सीए के संदर्भ में भी आप बताते ही हैं, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में भी आपने बताना चालू कर दिया है। अब अमित शाह जी ने हिंदी के संदर्भ में कहा है, क्या उम्मीद करें? जो 75 साल में नहीं हुआ वो होने का समय आ गया है। सारे विद्वान पत्रकार सबने एक बात कही जी, जैसे कन्नड़ है, कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम केरल में बोली जाती है, तेलुगु तमिल में बोली जाती है, परंतु ये सब लोग भी पिक्चर हिंदी की देखते हैं। और जम्मू कश्मीर से लेकर के रतलाम तक और ये यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिंदी जो है वो इस सबसे बड़े देश प्रजातंत्र की सामान्य तौर पर ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बर्लिन में है, फ्रांस में है, और वो हिंदी में पुतिन को कह रहे हैं कि युद्ध बंद करना ही पड़ेगा। वो सारे लोग ये बात समझ रहे हैं। तो हिमांशु जी, ये खामखा का विवाद है। सिद्धार्थ मैया जी को वो सारी पिक्चरें हिंदी में देखते हैं जी, और कोई और इशू नहीं मिलता है तो लोग अलग अलग तरह से तो मेरा जो मानना है, और विद्वान पत्रकार बैठे हैं, देवेंद्र जी बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, हिंदी को 75 साल में जिस मुकाम पर होना चाहिए था उस मुकाम पर नहीं हो सकी, क्योंकि सत्ता का समर्थन हिंदी बेचारी को नहीं मिला। आज सौभाग्य की बात यह है, देश का प्रधानमंत्री 4 अक्टूबर 1977 में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ में हिंदी में बोले थे जी। सारी दुनिया ने उसका ट्रांसलेशन सुना, और अटल जी के बाद नरेंद्र भाई मोदी उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। और अमित शाह जी ने ठीक फरमाया है कि आने वाले दिनों में 70% भाजपा सरकार का एजेंडा और सारा कार्यक्रम हिंदी में तैयार होता है। आने वाले दिनों में अच्छा सोचिए, ये 70%, 80% हो जाए, 90% हो जाए, किसी को कोई विवाद नहीं। अच्छा सोचिए, ये कह रहे हैं रामविलास शर्मा जी, लेकिन अच्छा सोचे कैसे? डीएमके का बयान है कि अमित शाह का बयान भारत की अखंडता और बहुलता के खिलाफ है। राहुल जी मेरे साथ में है। राहुल जी, आपसे समझना चाहता हूं, विनीत मुनिया जी को हस्तक्षेप पर जा रहा है, एक बार विनीत जी की बात सुनते हैं। जी विनीत जी। देखिए, मैं बहुत ही सीधी बात करना चाह रहा हूं कि ये एक विवाद का इशू है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। लेकिन आज हो क्या गया है कि ऐसे ही वाद विवाद खड़े किए जाते हैं और फिर उन पर चर्चा होती है। देखिए, ये जो हम परिचर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लगभग 18 अप्रैल या 8 अप्रैल को, मतलब कम से कम 15-20 दिन के बाद हम ये चर्चा कर रहे हैं जो अमित शाह जी का भाषण है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के दिन ये प्रिय इशू क्या हो गए हैं कि जिससे विवाद पैदा हो, जिससे विभाजन पैदा हो, ताकि वाद विवाद हो तो लोग असली मुद्दों से ध्यान हटाएं, महंगाई पे चर्चा ना हो। रामविलास शर्मा जी को मैं देख रहा था कि वो बिना लाइट के बैठे हैं, इसलिए वो कैमरा उन्होंने ऑन नहीं किया हुआ। मैं उनकी परेशानी में समझ सकता हूं। पूरा हरियाणा जो है आज के दिन बिना बिजली के बैठा है और बहुत परेशान है। पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में बिजली का भारी संकट है। और ये जो संकट खड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की
जो नीति नहीं थी, जो गलत नीति थी, उसके कारण खड़ा हुआ है। तो असली मुद्दों पर ध्यान ना जा पाए और जो लाइट जैसे मुद्दा है, जैसे नहीं है, जैसे महंगाई हर रोज बढ़ रही है, जैसे नफरत हर रोज बढ़ाई जा रही है, उन पर ध्यान ज्यादा से ज्यादा केंद्रित हो। हमारा पूरी सोच वहीं पे रह गई है। दूसरी बात, एक बात इससे जुड़ी और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पिछले, आप अक्सर बार बात करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता बहुत बार बोलते हैं कि 70 साल में क्या किया, तो वो शायद भूल जाते हैं कि 1947 से 1952 तक राष्ट्रीय सरकार थी देश में, सबकी मिली-जुली सरकार थी, सारे पार्टियों की। उसके बाद 52 से लेके 77 तक कांग्रेस ने राज किया, तो 70 से लेके 80 तक बीच में जनता पार्टी आई, 80 से लेके, मतलब कुल मिलाकर जो बात 70 साल कही जाती है, वास्तव में 40 साल भी नहीं है। लेकिन हमें इसका गर्व है, हमने देश की सेवा की है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है, और हमें इस पे गर्व होना चाहिए सबको, कि मुद्दा क्या था, कि हमें भारत को बढ़ाना है या सिर्फ एक भाषा को बढ़ाना है। कांग्रेस ने पूरे भारत को बढ़ाया। और जो मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, बहुत ही आपको रुचिकर लगेगी, उससे आपको अंदाजा, आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको बिल्कुल नजदीक आके दिखा रहा हूं जी। आपको ये जो पिक्चर है जी, इसमें ये हिंदुस्तान है जी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस समय हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जो हिंदुस्तान का अंग्रेजी शासन जहां पे नहीं था डायरेक्टली, वहां पे राजा रजवाड़े थे। कांग्रेस ने ऐसे हालात पैदा किए, ऐसी व्यवस्थाएं की, और सब पार्टियों को, सब धर्मों को, सब भाषाओं को साथ लेके चली, कि आज भारत के ऊपर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता कि भारत में एकता है या नहीं है, भारत एक देश है या नहीं है। तो ये जो अंतर है, कुछ लोग भारत को पाकिस्तान के रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यही रास्ता चुना था, धक्के से एक भाषा, एक धर्म, वो जो रास्ता था, उससे वो तरक्की नहीं हुई, उनकी पिछड़ापन आया। और भारत जो है आज दुनिया की एक बड़ी ताकत है, भारत को तरक्की के रास्ते पर ले गया कांग्रेस। और इस प्रकार की बहस इसलिए होती है क्योंकि मूल मुद्दों से बात नहीं करना चाहते हैं, मूल मुद्दों पे बात नहीं करने देना चाहते हैं, ये विनीत पुनिया जी का कहना है। लेकिन मैं बात को विषय पे केंद्रित रखता हूँ। बात हिंदी के सम्मान के संदर्भ में है, हिंदी के स्थान के संदर्भ में है, और मूलतः इस पीड़ा के आलोक में है कि आखिर अंग्रेजी के प्रति इतना आग्रह की जरूरत क्या है। मैं राहुल जी आपसे जो समझना चाहता हूँ वो ये समझना चाहता हूँ कि थोड़ा इस पहलू पे आप दृष्टि दीजिए कि डीएमके की तरफ से कहा गया है कि अमित शाह का बयान भारत की अखंडता और बहुलता के खिलाफ है। आपसे समझना ये चाहता हूँ कि अंग्रेजी अगर रहेगी तो ये देश एकजुट रहेगा, ये देश मजबूत रहेगा, ये देश तरक्की करेगा, और कहीं हिंदी को अगर स्थान मिल गया तो ये देश बिखर जाएगा, बढ़ जाएगा, छितरा छितरा जाएगा। थोड़ा आप जैसा सुधी पत्रकार हमारे बीच में रोशनी बिखेरे कि आखिर हिंदी में ऐसा क्या दमखम है जो इस देश को खंड खंड में बांट देगा, समझना चाहते हैं। ये एक दिमागी फितूर है कुछ लोगों का जी। इसको अंग्रेजी में, अभी एक अंग्रेजी में बहस में था मैं इसी बात पे, तो मैंने उसको कहा कि ये एक बोगी है, सब बोगी जी। और एक ये क्या कहते हैं, हम हवा खड़ा किया जाता है, ये हवा बनाया हुआ है। और मैंने पहले जो संकेत किया था जी कि तमिलनाडु में जो विरोध है, तो डीएमके, एडीएमके और जितने भी वहाँ के राजनीतिक लोग हैं, और जो वहाँ के आपको अभिनेता भी मिलेंगे, जिसमें अब दुर्भाग्य से AR रहमान भी शामिल हो गए हैं जी। इन लोगों को जो एक मानसिकता है, जो हम हिंदी वालों को आमतौर पर इसका इतिहास का पता नहीं है जी। मैंने भी थोड़ा काफी खोजा और तब मुझे वो मिला। मैं अभी पढ़ रहा हूँ जी, तमिल भाषा का इतिहास पढ़ रहा हूँ जी। 1880 से एक आंदोलन शुरू हुआ तमिलनाडु में, जो पेरियार रामास्वामी अयंगर उसके नेता थे, आप जानते हैं, जस्टिस पार्टी बनाई उन्होंने। उसी के बाद फिर डीएमके बनी, डीएमके से एडीएमके बनी, और कुछ छोटी पार्टियां बनी जी। तो जो इस समय यानी आजादी के समय के पहले से जो तमिल राजनीति का आधार है जी, वो 4 स्तंभों पर खड़ा है, 4 खंभों पर उस समय से ही चल रहा। पहला था कि आर्य बनाम द्रविड़ जी,
संस्कृत बनाम तमिल, ब्राह्मण बनाम द्रविड़ और हिंदी बनाम तमिल। जी। तो उन्होंने और आपने अन्नादुराई का नाम लिया था, आपको ये ध्यान होगा कि तमिल अलगाववाद कई दशकों तक एक बड़ी भारी धारा रही है दक्षिण भारत की राजनीति की जी। और 1960-62 तक अन्नादुराई राज्यसभा में थे, शायद राज्यसभा में या लोकसभा में, वो एक अलग द्रविड़ नाडु की मांग कर रहे थे, एक देश के रूप में। जी। तो वो जो एक विरासत है, और उसमें मैं आपको ये बता दूं कि तमिल वांग्मय में, तमिल कविताओं में, गीतों में सन 1900 के आसपास हिंदी को एक हत्यारी भाषा, राक्षसी भाषा करके निरूपित किया जाता था। इसके गीत बनते थे, इसकी कविताएं बनती थी, तमिल वांग्मय में इसकी चर्चा होती थी। तो 2 या 3 पीढ़ियों से तमिलनाडु की मानसिकता में ये हिंदी विरोध, उत्तर विरोध, संस्कृत विरोध और तथा कथित आर्य विरोध, ये उनकी घुट्टी में डाला गया है जी। और पूरी तमिल राजनीति इसी आधार पर खड़ी है। अगर इनको निकाल देंगे, हिंदी का विरोध निकाल दे, तो तमिल राजनीति का कोई आधार ही नहीं बचेगा। पर मेरा राहुल जी थोड़ा विस्तार इस विषय पर देने के संदर्भ में यह है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी नहीं थी। अंग्रेज आए और अपनी शासन व्यवस्था से हमारी जड़ों में इतने भीतर तक घुस गए कि 75 साल हो गए आज़ादी मिलने के बाद भी, तो भी हम अंग्रेजी से मुक्त नहीं हो पाए। तो मेरा सवाल राहुल जी आपसे ये कि क्या आप नहीं मानते हैं कि इस देश की शासन व्यवस्था ने भारतीय भाषाओं के संदर्भ में जो ईमानदार प्रयास होना था उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती? जो काम अंग्रेजों ने 100-150 साल में इस देश के भीतर यहाँ की भाषा न आते हुए भी, न होते हुए भी जिस प्रकार का बीजारोपण किया, हम 75 साल में ना तो अपनी भाषा को वैसा बचा पा रहे हैं और ना ही उस भाषा को उखाड़ पा रहे हैं। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि देंगे ना आप? निश्चित रूप से मैं इस पे आने वाला था जी। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है, जिसकी जिम्मेदारी अभी तो पिछली पीढ़ी को दी जा सकती है। एक सीमा के बाद, यानी 1960 के दशक के बाद, 1965 के बाद समझ लीजिए आप, इस देश ने भाषा पर और भाषाओं पर गंभीरता से विचार करना छोड़ दिया। वो इतना ज्वलनशील मुद्दा, इतना संवेदनशील हो गया था मुद्दा, जिसमें मैंने उल्लेख किया उन उपद्रवों का। उसके बाद केंद्र ने और उसने भाषा की को गंभीरता से लेना छोड़ दिया। जैसी चीजें चल रही हैं वैसे चलने दो जी। इससे अंग्रेजी को अपनी जड़ें और गहरी करने का मौका मिला। एक अंग्रेजी परस्त नौकरशाही पहले से विराजमान थी देश में। वो तो कभी भी नहीं चाहती थी कि अंग्रेजी की सत्ता हटे और भाषाओं के माध्यम से, जैसा प्रशांत जी ने शुरू में कहा था, आम जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करके वो शक्तिशाली हो, वो नहीं चाहती थी। हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व था, मैं क्षमा सहित कहना चाहूंगा, उसने ये दूरदृष्टि नहीं दिखाई कि भाषाओं का मुद्दा कितना गंभीर है और हमारी भाषाओं पर किस तरह का संकट आ सकता है। इसलिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा बढ़ती रही, उस पर कोई रोक लगाने के बारे में विचार नहीं किया गया। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी लगातार केंद्रीय बनी रही। वहां पे धीरे धीरे वहां से भारतीय भाषाएं गायब हो गई। पहले थी लेकिन वो गायब हो गई, शोध से गायब हो गई। जो भी उच्च विमर्श है, चाहे वो आर्थिक विमर्श हो, चाहे वो गवर्नेंस का विमर्श हो, चाहे विज्ञान विमर्श हो, तकनीक का हो, व्यापार का हो, सब में अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ता गया और भाषाओं को उस रूप से न तो उनको शक्तिशाली बनाया गया उनको शब्दों से और ना प्रभु वर्ग ने उसको स्वीकार किया। आज संकट यह है कि सारी भारतीय भाषाओं के सामने अंग्रेजी के रूप में ऐसा संकट खड़ा है कि उनका अपना अस्तित्व ही खतरे में आ रहा है। और चीजें अगर ऐसी ही चली, पूरे देश में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का ऐसा ही बढ़त होती रही, तो एक दिन सारी भारतीय भाषाएं, हिंदी सहित, वो हाशिए की गरीब और गरीबों की भाषाएं होकर रह जाएंगी अगले 30 से 40 साल। अब हमारा विमर्श एकदम सही दिशा में पहुंच चुका है और ऐसे समय में प्रोफेसर प्रशांत त्रिपाठी का हस्तक्षेप की जरूरत है। प्रशांत जी, इस देश में तमाम राज्यों ने, चाहे केवल तमिल का बात कर रहे हैं राहुल जी, लेकिन बाकी राज्यों ने भी अभी भी, जैसे अगर अमित शाह जी ने बोला तो तुरंत उद्धव ठाकरे जो है विरोध के स्वर लेके खड़े हो गए, क्योंकि सियासत उन्हें इसके लिए अनुकूल लगती है। क्या आप नहीं इत्तेफाक रखते हैं कि हिंदी को प्रतिद्वंदी मानते इन लोगों ने अंग्रेजी को बढ़ाने का प्रयास किया
और वही अंग्रेजी अब इनके लिए भस्मासुर बनने वाली है। ये हिंदी को बढ़ते नहीं देख सकते थे, पर उस चक्कर में इन्होंने अंग्रेजी को तवज्जो दी और वह अंग्रेजी अब सबको खाएगी। जो ये एक्चुअली झगड़ा इनका हिंदी से है नहीं जी, और ना ऐसा कुछ है कि वो लोग जिन्होंने शासन किया दशकों दशक, जो हमारा शासक वर्ग था उसमें ना कोई लेथार्जी थी ना कोई अनाड़ीपन था जी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक लीग है, एक स्कूल से निकले हुए लोग आधी दिन दिल्ली पे कब्जा कर सकते हैं एक भाषा के सहारे जी। देहरादून से पढ़ के आओ और दिल्ली पे कब्जा कर लो। ये बिना इंग्लिश के नहीं हो सकता है जी। क्योंकि उनके पास एक टेस्टेड फार्मूला था अंग्रेजों का, तो उन्होंने उसको यहाँ भी लागू करा दिया। और एक टेस्टेड फार्मूला है हमेशा शासकों का कि जिन पे हमें शासन करना है उनको लड़ते रहना चाहिए। तो बारंबार ये जो इन्फेसिस होता है, आप विश्वास मानिए मैंने हिंदुस्तान का शायद ही कोई बड़ा राज्य होगा जिसको अच्छे से ट्रेवल ना किया और मुझको कभी भाषा की दिक्कत ही नहीं हुई और 10 में से 9 बार इंग्लिश का भी प्रयोग नहीं करना पड़ा। आप उत्तराखंड से और धनुषकोट तक चले जाओ, आप गुवाहाटी से गुजरात तक चले जाओ, आप हिंदी के सहारे आसानी से जाओगे, कोई रिएक्शन नहीं होता है। जब हम ये कहते हैं कि तमिलनाडु के लोग हिंदी का विरोध करते हैं तो मामला बड़ा खतरनाक हो जाता है। तमिलनाडु के लोग नहीं, जो दिल्ली में बैठे शासक हैं, जो वहां बैठे शासक हैं, ये सब एक तबका है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, ये अलग अलग नहीं है, ये लड़ते हुए दिखते हैं पर ये अलग अलग नहीं है। और जो एक हैं वो चाहे आंध्र में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, जब एक आदमी जाकर बैंक में खड़ा होता है तो उसको बहुत देर तक यही नहीं समझ में आता कि हमें फॉर्म भरना कैसे और सामने वाला बोल क्या रहा है। जब वो कचहरी में खड़ा होता है तो उसको जब फैसला दे दिया जाता है तो फैसला पढ़ नहीं पाता है। ऐसा नहीं कि वो गंवा रहे, मैं अपने प्रोफेशन से बता रहा हूँ, एक से एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का जब रिसर्च के लेवल पे आता है तो उसके पास सामग्री उपलब्ध नहीं होती और भाषा के कारण वो एक 2म दर्जे का स्टूडेंट बनकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ हो रहा है, जहां कहीं भी जो भी अपनी भाषा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसके लिए एक संघर्ष की स्थिति हो गई। और दूसरी तरफ हमको एक तबका मिलता है जिसको बाकी कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन उसकी एक अगर विदेशी भाषा में फ्लुएंसी है तो उसके सहारे वो उस क्लास का मेंबर आसानी से बन जाता है जहां पर सत्ता को हथियाया जा सकता है। तो इसको आप लेथार्जी, दूरदर्शिता का अभाव, ये सब कुछ न समझें। एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी के हाथ में सत्ता को बनाए रखने का मामला है, उसमें तमिलनाडु के लोग भी हैं, उसमें आंध्र के लोग भी हैं। जैसा कि अभी राहुल देव जी ने कहा कि वो आदमी हिंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती है। वो इसलिए कर रहा है कि उसको इंस्टिगेट करने वाला वो आदमी है जिसको ना हिंदी से मोह है ना तेलुगु से। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है प्रोफेसर प्रशांत त्रिपाठी की। राजनीति का औजार बनकर भाषा के मामले में देश को उलझा दिया गया है। मैं बातचीत को अब मुकाम पर ले जाना चाहता हूं और देवेंद्र वर्मा जी आपके पास में आना चाहता हूं इसके कानूनी और संवैधानिक पहलू को समझने के लिए। कम से कम पहले ये सुकून था, संतोष था कि 15 साल की अवधि के लिए अंग्रेजी रहेगी, लेकिन जब बदलाव किया गया तो उसमें समय सीमा को नहीं शामिल किया गया। तो अब रास्ता क्या है? अमित शाह जी ने जो बोला है, क्या वो व्यवहार में परिणत हो सकता है? वो व्यवहार में अगर परिणत हो सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या व्यवहार के तहत ऐसा हो जाएगा या कानूनी दृष्टि से भी तरीका है जिसके चलते राजकाज की भाषा के तौर पर हिंदी को क्या स्थान मिलेगा इसकी बात नहीं, पर अंग्रेजी कम से कम पच्युत कर दी जाएगी। गुलामी की भाषा जिसके संदर्भ में हम में से कई लोग इस्तेमाल करते हैं, बाहरी भाषा के तौर पर तो कम से कम कह ही सकते हैं, उसको कम से कम इस देश की राजकाज की भाषा के तौर पर मान्यता नहीं रहेगी। क्या है इसके अंदर प्रक्रिया? देखिए, अंग्रेजी जो राजकाज की भाषा है वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंतर्गत है जी। और ये इस 1963 एक्ट को रिपील कर दिया जाए या अमेंड कर दिया जाए संबंधित प्रोविजन कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी में भी करस्पॉन्डेंस हो सकेगा, तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी करस्पॉन्डेंस की भाषा से, राजकाज की भाषा से पृथक हो जाएगी। लेकिन उसके साथ में एक ये प्रावधान जरूर और कर दिया जाए कि जिस राज्य से करस्पॉन्डेंस केंद्र सरकार करेगा वो हिंदी में करेगा और उस राज्य की राजभाषा में करेगा,
तो शायद एक हल निकल सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो कुल मिलाकर उस एक्ट में बदलाव की बात कर रहे हैं। तो मैं रामविलास जी आपके पास पहुंचता हूं, आप लोग केवल जुमलों में रहेंगे या व्यवहार में भी कर देंगे? वो कर देंगे तो कैसे कर देंगे? देखिए हिमांशु जी, जी जो कानूनी स्थिति है वो श्रीमान देवेंद्र वर्मा जी ने आपके सामने रखी। जी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न का 4 अक्टूबर 1977 का यूएनओ का भाषण हिंदी में दिया। जी हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने केमिस्ट्री में अपनी पीएचडी की थीसिस संस्कृत में लिखी। अब राहुल देव जी का जो पीड़ा है उनकी कि भाई 40 साल में हमने हिमालय पर्वत खड़ा किया, गंगा को हम लेकर के आए, वो एक अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर डीएमके, कौन सा डीएमके? जयललिता जी की डीएमके है या दूसरे अल्फाबेटिकली मिल रहे? और डीएमके का भारत के यशस्वी गृह मंत्री की बात को लेकर के एक विरोध प्रकट करना सिर्फ विज्ञापन करने के लिए, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं और ये निराधार सी एक बात है। और राहुल देव जी को मैं बड़े अदब से विनम्र होकर के ये कहना चाहता हूं कि आपकी दबी हुई सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं अगले 5-7 साल में हम पूरी कर देंगे। और हिंदी जो है ये राष्ट्रीय भाषा होने जा रही है और ये अंग्रेजी में हो। तो रामविलास शर्मा जी कह दिया 5-7 साल, ज्यादा समय की बात नहीं है। मोहन भागवत जी ने बताया अखंड भारत 15 साल में, रामविलास जी ने बताया कि हिंदी के राष्ट्रीय भाषा होने के संदर्भ में 5-7 साल में। राहुल जी कितने उल्लसित हैं, कितने उत्साहित हैं, कितने आह्लादित हैं आप? तो मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा हिमांशु की हम राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर करें। जी भारत सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं जी। बात यहाँ राष्ट्रभाषा की हो रही है, वो एक अलग चीज है जी। तो एक तो ये अंतर हमें करना चाहिए। तो राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है ही और सारी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं। जी जहां तक मैं नहीं जानता कि रामविलास जी किस आधार पर ये आशा व्यक्त कर रहे हैं, मुझे इसकी कोई आशा नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं लगती जी। और अगर वो, मैं उनकी बात पर यकीन तब करूं अगर वो इतनी शक्ति दिखाएं उनकी पार्टी और उनकी सरकार कि वो इस देश में प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम अगर हटा सकें, ये अगर हिम्मत और किसी में शक्ति हो तभी भारतीय भाषाएं बच सकती हैं, वरना ये सब ऊपरी बातें हैं, सतही बातें हैं। मैं बहुत बहुत विनय के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजनेताओं को भाषा के प्रश्न की जटिलताओं का अभी एहसास नहीं है, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है तो उसको लगता है कि उसमें जानना कि हम सब जानते हैं भाषा के बारे में, हम सब समझते हैं। भाषा एक बहुत जटिल प्रश्न है और भारत जैसे बहुभाषी देश में तो जब आजादी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के समय जब राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अधिकांश देश सहमत था तब भी वो नहीं बन सकी। इस समय तो आपको अगर दंगे करवाने हो तो आप ये बनवा लीजिए। राहुल देव जी ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, समाधान के संदर्भ में की है और वो समाधान ये बताया है कि अगर आप प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही अंग्रेजी को खत्म कर देते हैं तो आप भारतीय भाषाओं के संदर्भ में उस गौरव के संदर्भ में पहुंचने की उम्मीद करते हैं जिसके दावे हम अलग अलग मंचों से करते हैं। विनीत पूनिया जी को हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार इस टिप्पणी में विनीत जी का हस्तक्षेप। जी विनीत जी। मैं राहुल जी से सहमत हूं बिल्कुल। आज सभी सरकारें जो हैं जी, इसमें मेरी सरकारें भी हैं और बीजेपी की सरकारें भी हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दे रही हैं। उसके दोनों पहलू हैं, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। और सबसे जो बड़ा पहलू है कि आम जनता को लगता है कि वो वही सही है, इसलिए उन चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब हरियाणा की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, और ये आखिर में फैसला तो पेरेंट्स का होता है। अब बच्चों के माता पिता फैसला करते हैं कि मुझे किस स्कूल में पढ़ाई करवानी है, और इसलिए ये जो मुद्दा है, जटिल मुद्दा है, इसको सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
और मुझे डर है भाजपा ये प्रयास बार बार करती है, अब भी कर सकती है, लेकिन जो राहुल जी ने जो बोला है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। राहुल जी के बात से इत्तेफाक रखते हैं, भाजपा के संदर्भ में डरते हैं विनीत पुनिया जी के भाई ये कुछ भी करा सकते हैं, पर राहुल जी ने बीच में कोई हस्तक्षेप करना चाहता है। आखिरी टिप्पणी राहुल जी इस कार्यक्रम में। मैं समझता हूं कि ये भाषा का प्रश्न बहुत जटिल है। पहले तो मैं ये, अगर ये सरकार जी अपनी ही शिक्षा नीति को ईमानदारी से लागू कर सके, क्योंकि मैं इस शिक्षा नीति का बहुत भारी प्रशंसक हूं, मैंने विस्तार से गहराई से उसका अध्ययन किया है जी। इस शिक्षा नीति में जो सारी भारतीय भाषाओं को जो केंद्रीयता दी गई है, उसको अगर लागू कर दिया जाए तो सारी भारतीय भाषाएं बचेंगी, हिंदी भी बचेगी, और फिर हिंदी कभी राष्ट्रभाषा के रूप में पूरे राष्ट्र को स्वीकार हो, वो स्थिति उसकी संभावना बन सकती है। फिलहाल इस नीति में लेकिन अंग्रेजी माध्यम को बनाए रखने की एक छूट भी दे दी गई, चोर दरवाजे से उसको छोड़ दिया गया है जहां तक संभव हो। तो जब तक अंग्रेजी माध्यम शिक्षा रहेगी प्राथमिक शिक्षा में, तब तक भारतीय भाषाओं को ईश्वर भी नहीं बचा सकता। इस संकट को जिस दिन ये सारी पार्टियां समझ लेंगी, तब शायद समाधान की शुरुआत होगी। तो मर्म की बात में अगर हम समझें तो वो ये है कि केवल बयानबाजी से कुछ बदलने वाला नहीं है। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में प्रतिद्वंद्विता परस्पर नहीं है। हिंदी को खतरा तमिल से, तेलुगु से या कन्नड़ से नहीं है। मराठी या गुजराती को कहीं खतरा हिंदी से नहीं है। अगर दरअसल देश के स्वाभिमान या सम्मान के संदर्भ में वास्तविक तौर पर किसी को ध्यान देना है तो वो प्रतिद्वंद्विता अंग्रेजी के संदर्भ में है। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर इस देश के जनमानस में ये बैठा हुआ है कि जीवन में अगर सफल होना है तो अंग्रेजी में दक्ष होना बहुत जरूरी है, और अंग्रेजी अगर आपको आती है तो बाकी कुछ भी ना आता हो तो भी आप एक सफल इंसान के तौर पर समाज में स्वीकारे जाएंगे। तो ऐसे में भारतीय भाषाओं के उज्जवल भविष्य की कामना हम कर ही कैसे सकते हैं। तो इसलिए राहुल जी के माध्यम से जो सुझाव इस कार्यक्रम में आया है कि प्राथमिक स्तर पर ही अगर शिक्षा के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो शायद नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो एक बड़ी संभावना हम देख पा रहे हैं वो भारतीय भाषाओं के संदर्भ में एक नया द्वार खोल सकती है। तो क्या सरकार इस संदर्भ में कोई इच्छा शक्ति दिखाएगी, जानने में दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद है भाषा के प्रश्न पर देश में दंगे नहीं बल्कि चिंतन होने की उम्मीद हम करें। बेहतर होगा कि इस देश की तमाम भाषाएं कैसे अपने आप को बचा सके और उन्नत कर सके, इस पर दिमाग लगाया जाए, न कि इस देश की भाषाएं परस्पर एक दूसरे के संदर्भ में दुश्मन की निगाहों से देखी जाए। और इन सब के बीच में हिंदी की श्रेष्ठता के संदर्भ में बात इसलिए कही जाती है क्योंकि इस देश में रहने वाले लोगों में बहुसंख्यक की भाषा हिंदी है। तो जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति हम अपना आग्रह प्रदर्शित करते हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े हिमायती होने का दावा हम करते हैं, तो जब इस देश में बहुसंख्यक की भाषा हिंदी है तो उसको एक राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार करने में इतनी हिचक क्यों है, और वो भी तब जब हम अंग्रेजी के संदर्भ में ऐसी कोई परेशानी महसूस नहीं करते हैं। इस पर हम में से हर एक को विचार करना चाहिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। इस देश के राष्ट्रकवि हुए मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने कहा हिंदी की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए कि मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं, सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी ना छोड़ूंगा, वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी या मातृभाषा के संदर्भ में जो प्रेम इन पंक्तियों में व्यक्त किया है उसे जीने के संदर्भ में उपक्रम हम में से कोई एक भी कर सके तो शायद एक नई शुरुआत कर सके। क्या हम में से वो शख्स कोई होगा? इंतजार रहेगा जानने में। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।